तो स्वागत है आप सबका अपने चैनल स्कूलिंग एजुकेशन पे। दोस्तों, हम लोग जो कक्षा 7 का भूगोल का पुस्तक है उसको अध्ययन कर रहे थे। आज हमारा अध्याय है चैप्टर 3। इससे पहले हम लोगों ने पृथ्वी के बदलते स्वरूप अध्याय 3 में हम लोगों ने जो इसका स्वरूप बदल रहा है, इसको स्वरूप बदलने के लिए कौन कौन से कारक हैं, पृथ्वी की कौन से गतियाँ हैं, ठीक है, इसके बारे में हम लोगों ने जाना। पृथ्वी की गतियों के बारे में, उसके बाद ज्वालामुखी के बारे में भी हम लोग जाने कि ज्वालामुखी क्या होता है, कैसे प्रभाव इफेक्ट करता है। उसके बाद भूकंप के बारे में हम लोगों ने देखा, भूकंप की जो तरंगे हैं उसके बारे में देखा हम लोगों ने, ठीक है। तो उसके प्रभाव के बारे में देखा। उसके बाद फिर हम लोगों ने जो 2001 में भूकंप आया था 2026 जनवरी को, तो उसके बारे में देखा, उसके प्रभाव को देखा। और सिस्मोग्राफ क्या होता है, रिएक्टर स्केल क्या होता है। अगर आपने वीडियो नहीं देखी है तो प्लेलिस्ट में वीडियो अवेलेबल है, वो आप लोग देख लें। आज हम लोग दोस्तों मुख्य स्थलाकृतियाँ जो आपका ये इतना दूर तक हम लोगों ने देखा कि जो इंटरनल फोर्स है, ठीक है, अंतर्जनित जो फोर्स था उसके प्रभाव देखा, उसके प्रकार देखे। अब हम लोग जो एक्सटर्नल फोर्स है, जो बाहर जनित बल है, उसके बारे में देखेंगे कि कौन कौन से हैं और किस प्रकार से ये कार्य करते हैं, ठीक है, और ये किस कार्य के दौरान किस प्रकार की स्थलाकृतियों का निर्माण करते हैं। दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें और जितने भी आपके फ्रेंड सर्कल है सबके साथ वीडियो को शेयर कर दें, ठीक है। और बिना देर के हम लोग चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों। तो हम लोगों ने देखा कि जो आपका बाह्य जनित बल है उसमें हम लोग अपर्दन और जो निक्षेपण का कार्य मुख्य रूप से होता है, ठीक है, अपर्दन और निक्षेपण का कार्य। ये जो कार्य है वो कौन कौन करते हैं, तो आपका वायु हो गया, नदी हो गया, बहता जल भूमिगत जल हो गया, ठीक है, और आपके क्या है, हिमनद हो गए, ठीक है, और समुद्री तरंग। ये मुख्य रूप से जो है आपका स्थलाकृतियों का निर्माण अपक्षय अपर्दन में कार्य अपनी भूमिका अदा करते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले एक दिए हुए हैं, तो इसके बारे में देखते हैं क्या आप जानते हैं। विश्व में हजारों छोटे छोटे जलप्रपात है। जलप्रपात क्या होता है उसके बारे में भी हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे, नदी के द्वारा निर्मित स्थलाकृतियों में, ठीक है। जलप्रपात मतलब ऊपर ऊपर से जल का गिरना जलप्रपात कहता है, ठीक है, पहाड़ों से। तो सबसे ऊंचे जलप्रपात का नाम यह कहाँ आपका दक्षिण अमेरिका में है। ये कौन सा देश है, वेनेजुएला देश है, वहाँ पे आपका सबसे ऊंचा जलप्रपात है, ठीक है, वेनेजुएला, ठीक। इसका नाम क्या है, तो एंजल जलप्रपात इसका नाम है। अन्य जलप्रपात जैसे अमेरिका में कनाडा तथा संयुक्त राज्य अमेरिका की सीमा पर एक जलप्रपात है नियाग्रा फॉल, ठीक है, और अफ्रीका में जानजिब, ठीक है, जाम्बिया और जिम्बाब्वे की स्थिति पर विक्टोरिया जलप्रपात। तो ये आपके कुछ जलप्रपात के नाम है, तो इसको याद रखेंगे और इसकी स्थिति को आप लोग मैप अपने साथ एटलस के बुक हम बोले थे तो कि अपने साथ एटलस का बुक रखेंगे। उसमें जो भी लोकेशंस दिए जाते हैं तो उसको हम लोग वहाँ पे एटलस में हम लोग देख सकते हैं मैप में, और समझ सकते हैं कि उस स्थिति कहाँ पे है। तो आप लोग अपने साथ एटलस का भी बुक रखेंगे ज्योग्राफी पढ़ते समय खास करके, ठीक है। तो विश्व में छोटे मोटे जलप्रपात हैं। सबसे ऊंचा जलप्रपात जो आपका है एंजल जलप्रपात है। कहाँ पे है, तो दक्षिणी अमेरिका में है। कौन सा देश, वेनेजुएला में है, ठीक है। उसके बाद दूसरा यहाँ पे दिखाया गया है कि एक जलप्रपात जो है उत्तरी अमेरिका में है। कहाँ, कौन कौन सा, तो कनाडा और यूएसए की सीमा पर है, उसका नाम है नियाग्रा, ठीक है। और एक जलप्रपात आपका अफ्रीका में है, जाम्बिया और जिम्बाब्वे की सीमा पर, विक्टोरिया जलप्रपात। इसी जो विक्टोरिया जलप्रपात है दोस्तों, यहीं से हम लोग देखते हैं आपका नील नदी का उद्गम होता है, ठीक है, विक्टोरिया, ठीक है। आज दोस्तों हम एक आपके लिए सवाल है कि भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है। और झारखंड का भूगोल पढ़ते हैं तो झारखंड से है, झारखंड का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है, तो इसको आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे, और कौन सी नदी पे है ये भी आप लोग बताएंगे कमेंट में, ठीक है। आगे हम लोग यहाँ पे देखते हैं मुख्य स्थलाकृतियाँ कि मुख्य स्थलाकृतियाँ कौन कौन सी है। तो अपक्षय और अपर्दन दो पराक्रम है द्वारा दृश्य भूमि जो ऊपर सतह पर जो है धरातल पर लगभग विघटित रहती है, ठीक है। आपका अपक्षय अपर्दन कहाँ पे होता है, तो आपका धरातल पर होता है, ठीक है। कहाँ पे, धरातल पे, जो भूमि को हम लोग देख पा रहे हैं, ठीक। पृथ्वी की सतह पर सेलों के टूटने से अपक्षय की प्रक्रिया होती है। अपक्षय की प्रक्रिया क्या होती है, जो पृथ्वी पर जैसे सेल है उसके टूटने फूटने से अपक्षय की प्रक्रिया कहलाता है उसको, ठीक है। भूदृश्य जल हो गया, पवन हो गया, हिम हो गया, जैसे विभिन्न घटकों के द्वारा होने वाले क्षय को अपर्दन कहलाते हैं। और उसके बाद देखते हैं जो भूदृश्य पर जो पवन हो गया, आपका हिम हो गया, उसके बाद फिर आपके अलग और भी जो घटक हैं, नदी बहता जल हो गया, तो इसके द्वारा जो आपका
सेलों का जो क्षय होता है, ठीक है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, अपरदन होता है। मुख्य रूप से दोस्तों जो अपरदन और अपक्षय में अंतर की बात करें तो अपक्षय जो है वहीं पे टूटता फूटता है, जो प्राकृतिक और भौतिक कारकों से टूटता फूटता है और वहीं पे आपका सेल वहीं पे बैठ जाता है, ठीक है, मतलब वहीं रह जाता है। लेकिन जो अपरदन में जो क्रिया बोलते हैं उसमें जो भौतिक कारक कई सारे कारक हैं, जैसे आपका जल हो गया, पवन हो गया, हिम हो गया, तो ये आपके क्या कहते हैं तोड़ते फोड़ते हैं चट्टानों को और दूसरी जगह ले जाकर निक्षेपण करते हैं। तो इस तरह जो विघटन होता है तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, अपरदन कहते हैं। और जहाँ पर जमा किया जाता है इन अवसादों को, उसको निक्षेपण कहते हैं, ठीक है। फलस्वरूप एक स्थान पर निक्षेपित कर देते हैं। वायु जल अपरदित पदार्थों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाते हैं और फलस्वरूप काम क्या करते हैं, एक जगह पे निक्षेपित कर देते हैं। अपरदन एवं निक्षेपण के ये प्रक्रम पृथ्वी के धरातल पर विभिन्न स्थलाकृतियों का निर्माण करता है। यही अपरदन और निक्षेपण जो है दोस्तों धरातल पर जो है कई सारे स्थलाकृतियों का निर्माण करता है। अब यहाँ पे आता है सबसे पहला दिया हुआ नदी के कार्य। नदी कौन कौन सी स्थलाकृतियाँ निर्माण करती है और किस प्रकार से यह कार्य करती है, वो चीज़ हम लोग देखेंगे। तो नदी जो है जल से दृश्य भूमि अपरदन करती है। नदी के जल है दृश्य भूमि पर का अपरदन करता है। ये कैसे करता है, तो नदी की जो है बहता जल है उसमें एक होता है वेग, अपना जो स्पीड है दोस्तों जिस वेग से चल रही है, और दूसरा इसका ढाल नदी का ढाल किस प्रकार है, तो और उसके यहाँ पे मृदा की बनावट जो है, ठीक है, मृदा की संरचना या मृदा की बनावट, ये आपके मुख्य फैक्टर से दोस्तों जो नदी द्वारा निर्मित स्थलाकृतियों में सबसे ज़्यादा सहयोग करते हैं, ठीक है। नदी का स्पीड आपका कितना है, वो आप जिस गति से चल रही है दोस्तों, आप उस फोर्स से सामने वाले जो चट्टान वट्टान है उसको भी बहा करके ले जाते हैं साथ ही साथ, ठीक है। और चट्टानें एक दूसरे से टकराने पे टूटते फूटते हैं और सेल अलग अलग होते हैं, उसको क्या करते हैं, दूसरी जगह लेके चले जाते हैं, ठीक है। तो जब नदी किसी खड़े ढाल वाले स्थान से अत्यधिक कठोर सेल या खड़े ढाल वाली घाटी में गिरती है तो ये जलप्रपात बनाती है। तो सबसे पहले यहाँ पे दिया क्या है, जलप्रपात। यहाँ पे चित्र देख सकते हैं दोस्तों, ठीक है। यह क्या है, जब नदी किसी खड़े ढाल वाले स्थान से अत्यधिक कठोर सेल या खड़े ढाल वाली घाटी में गिरती है तो यहाँ पे जलप्रपात बनती है। यहाँ है ना दोस्तों, देख सकते हैं, यह नदी इधर से बह के आ रहा था, यहाँ पे आपका क्या है, यह आपका एक ढाल, नदी का तीव्र ढाल, ठीक है, जिसके कारण यहाँ पे क्या हो रहा है, नदी ऊंचाई से गिर रही है, ठीक। कठोर सेल जल की शक्ति के द्वारा काटे गए मृदा स्थल, यहाँ पे देख सकते हैं किस प्रकार से कठोर सेल को जो है जो जल की शक्ति है उस किस प्रकार से काटा गया है, ठीक है, और यहाँ पे किस प्रकार से जलप्रपात बनाया गया है। तो यह चित्र में आप लोग देख सकते हैं, ठीक। यहाँ पे भी आपका नियाग्रा फॉल का चित्र दिया हुआ है दोस्तों, चट्टान से यहाँ ऊपर से गिरते हुए चित्र है, ठीक है। अब आगे है, जब नदी मैदानी क्षेत्र में प्रवेश करती है तो मोरदार पर बहने लगती है। नदी जो क्या है, नदी जब मैदानी क्षेत्र में प्रवेश करती है तो नदी का जो वेग है, स्पीड है, वो क्या हो जाता है, स्लो हो जाता है, धीमा हो जाता है। तो जिसके कारण वो क्या होता है, मोरदार मार्ग में बहने लगती है नदी। इन्हीं मार्गों को हम लोग क्या कहते हैं, विसर्प कहते हैं। क्या कहते हैं, विसर्प कहते हैं। अब यहाँ पे हम लोग चित्र के माध्यम से देखेंगे दोस्तों, यहाँ पे देखिए, ठीक है। नदी क्या है, जब मोड़ ये आपका मैदानी इलाके में प्रवेश किया तो इस प्रकार से जो मोड़ बन रहा है दोस्तों, इन मोड़ को, यहाँ पे जो मोड़ है ये मोड़, उसको क्या कहते हैं, विसर्प कहते हैं। इन्हीं मोड़ को क्या कहते हैं, विसर्प कहते हैं। इसके बाद विसर्प के किनारे लगातार अपरदन से निक्षेपण शुरू होता है। विसर्प लूप के सिरे निकट आ जाते हैं, ठीक है। लूप के सिरे जो है दोस्तों यहाँ पे ये वाला क्षेत्र निकट आ जाता है, जिसके कारण जो है आपका कट जाते हैं, विसर्प जो है एक दूसरे से कट जाते हैं, एक अलग झील बनता है जिसे चापाकल झील बनता है, ठीक है। ये आप यहाँ पे देख सकते हैं, चापाकल झील, ठीक। कभी कभी इन्हीं तटों के बाहर बहने लगती है। फलस्वरूप निकटवर्ती इलाके में जो है वहाँ बाढ़ आ जाता है। ये जो इलाके में दोस्तों यहाँ पे बाढ़ आ जाता है तो इन्हीं इलाकों को क्या जाता है, बाढ़ का मैदान भी कहा जाता है। इन इलाकों को क्या कहते हैं, बाढ़ का मैदान भी कहते हैं। बाढ़ के कारण नदी के तटों के निकटवर्ती क्षेत्र में महीन मिट्टी व अन्य पदार्थों का निक्षेपण होता है। ऐसी मिट्टी पदार्थों को अवसाद कहते हैं, ठीक है। जो अवसाद है, जो आपका क्या है दोस्तों, नदी अपने साथ जो तोड़ फोड़ करी चट्टानों का, उसके साथ जो बहा के लेके जा रही है, ठीक है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, अवसाद कहते हैं। इसे जलोढ़ भी कहते हैं, ठीक है। इसे समतल उपजाऊ मैदान, बाढ़कृत मैदान निर्माण होता है। नदी के उत्थित तटों एवं तटबंध कहते हैं, ठीक है। नदी के किनारे जो क्षेत्र है जहाँ पे जिसके पार पानी नहीं जाता है उसको हम क्या कहते हैं, तटबंध कहते हैं। समुद्र के किनारे पहुँचते पहुँचते नदी प्रवाह धीमा हो जाता है। समुद्र के किनारे पहुँचते पहुँचते क्या जाता है, नदी का प्रवाह धीमा हो जाता है, अनेक धाराओं में विभाजित हो जाती है। इन्हीं चीज़ को क्या कहते हैं, वितरिका कहते हैं। सबसे पहले सहायक नदी देख लेते हैं। तो ये नदी है दोस्तों,
इसमें कोई नदी अगर मिल रहा है तो इसको क्या कहते हैं, हम लोग इसको कहते हैं सहायक नदी। लेकिन जब नदी अपनी अंतिम स्थिति में होती, समुद्र से मिलने वाली थी, तो वहाँ पे उसके जो मुख, वहाँ पे मुहाने पे क्या होता है, कई सारे अवसाद जमा होने लगते हैं। तो जिसके कारण नदी क्या करती है, कभी इधर से नदी निकलने लगी, कभी इधर से निकलने लगा, ठीक है, यहाँ से निकलने लगा। तो इन्हीं को क्या कहते हैं, वितरिका कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, वितरिका कहते हैं, ठीक है। इन्हीं नदी में धीमी हो जाती है और अपने साथ लाए गए मलबे को निक्षेपण करने लगती है। प्रत्येक वितरिका अपने मुहाने का निर्माण करती है। सभी मुहाने के अवसाद के संग्रहण को डेल्टा का निर्माण होता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं चित्र के माध्यम से डेल्टा का दिया हुआ है, ठीक है। यहाँ पे एक मुख्य नदी है जो इसमें यहाँ पे आ रहा है समुद्र से मिलने के लिए। तो यहाँ पे जो है उसके मुख्य के पास आसपास क्या होता है, अवसाद का जमा होने लगता है। तो नदी तो अपने अलग अलग वितरिकाएँ निकालने लगती है ना। अलग अलग वितरिका निकालने के कारण उसके बीच वाले जो क्षेत्र है उसको हम लोग क्या कहते हैं, डेल्टा कहते हैं, ठीक है। और कई सारे प्रकार के डेल्टा होते हैं। अब हम लोग यहाँ पे कुछ देख लेते हैं अच्छे से, ठीक है। विश्व की कुछ नदियों के नाम ढूंढें और उसका डेल्टा, कौन सा डेल्टा निर्माण करती है उसके बारे में यहाँ पे करके देखें। यहाँ पे हम लोग चित्र के माध्यम से एक बार फिर से अच्छे से देखते हैं दोस्तों, ठीक है। सबसे पहले आपका है जलप्रपात। क्या है आपका, जलप्रपात। चित्र को देखते जाएंगे दोस्तों। कोई नदी है दोस्तों, ये आपका बह के आ रहा है, ठीक है। कोई नदी आपका क्या है, बह के आ रहा है। उसके बाद यहाँ पे आपका खड़ा ढाल के साथ बह रही है। तो यहाँ पे उसका जल क्या होता है, यहाँ पे गिरने लगता है, ठीक है। क्या होता है, यहाँ पे गिरता है, ठीक है। इसी को क्या कहते हैं हम लोग, जलप्रपात कहते हैं। क्या कहते हैं, जलप्रपात कहते हैं। और यहाँ पे कई सारे कुंड बनते हैं इसको, ठीक है। इसके बाद यहाँ से फिर पानी आपका जल रहे हैं जो समतल इलाके में बहने लगता है, ठीक है। तो ऊंचाई से ये आपका चट्टान है, ये क्या आपका चट्टान है, ठीक। आपका चट्टान है। नदी यहाँ से बह के आ रही है, ठीक है। नदी यहाँ के बह के आ रही है, ऊंचे और खड़े ढाल से यहाँ पे गिर रही है। तो इसको क्या कहते हैं, इसको हम लोग आपका जलप्रपात कहते हैं। क्या कहते हैं, जलप्रपात कहते हैं, ठीक है। दूसरा था विसर्प। नदी का जब वेग अपना स्लो हो जाता है दोस्तों, तो नदी का वेग जब स्लो हो जाता है तो क्या होता है, मैदानी इलाकों में तो नदी का वेग होता है तो वो क्या होता है, अपना एक सर्पिला आकार में बहने लगता है। क्या, किसमें, सर्पिला आकार में बहने लगती है, ठीक है। तो इनके द्वारा जो बनने वाला मोड़ है, इन मोड़ों को क्या कहते हैं हम लोग, विसर्प कहते हैं। सर्प के समान है इसलिए इसका नाम क्या है, विसर्प नाम है इसका, ठीक है। विसर्प नाम है, ठीक। ये आपका सर्प, विसर्प समझ में आ गया। दूसरे उसके बाद हम लोग देखें क्या दोस्तों, कि जो विसर्प है कभी कभी ये मोड़ जो है एकदम तीखा होने लगता है और उसके बाद बहने लगती है, ठीक है। कभी कभी यही नदी बह रहा है, लेकिन दोस्तों क्या होता है, मोड़ तीखा होने के कारण नदी ये जो ये इलाका कट के अलग हो जाता है और यहाँ पे एक अलग झील बन जाता है, ठीक है। ये कट के इलाका हो जाता है, नदी यहीं पे बहना शुरू कर देती है और ये जो है अलग हो जाता है कट के। तो इन जो कट के अलग होता है तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं चापाकार झील। जो कट के ये अलग हो जाता है हिस्सा, ठीक है, नदी ये बहने स्टार्ट हो गया और यहाँ पे जो इलाका है इसका यहाँ पे कट के अलग हो गया। तो इसी जो कट के अलग हुआ भाग को क्या कहते हैं, चापाकार झील बोलते हैं। क्या कहते हैं, चापाकार झील। इसका एक और नाम है दोस्तों गोखुर, क्योंकि ये गाय के खुर के समान दिखाई देता है इसलिए इसका नाम है गोखुर झील, ठीक है, समझ में आ गया। अब आदि आते हैं हम लोग दोस्तों, प्राकृतिक तटबंध क्या होता है। तो नदी जो हम लोग, ये नदी है आपका दोस्तों, ठीक है, नदी है। तो नदी का जो ये आपका नदी हो गया, ठीक है, ये पे आप इसके साइड से, तो इसके बीच में यहाँ पे नदी बह रहा है, ये पे यहाँ, ठीक है, यहाँ पे बह रहा है। तो इसके किनारे वाला जो मोड़ है, क्या है, किनारे वाला जो मोड़ है जिसके आस ऊपर पानी नहीं जा पाता है, उसको एक ऊंचा टीला होता है। हम लोग गाँव में देख सकते हैं अपने नदी के किनारे क्या होता है, ऊंचा टीला होता है, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, प्राकृतिक रूप से बनता है तो इसको हम लोग प्राकृतिक तटबंध कहते हैं। तट, नदी का किनारा हो गया, तट हो गया, और ऊपर जो बना हुआ बांध, ठीक है, तो उसको क्या कहते हैं, तटबंध, प्राकृतिक तटबंध कहते हैं। कभी किया जो है नदी का जो किनारे वाला भाग है उसमें पानी इधर उधर क्रॉस ना करे, तो उसके लिए मानव निर्मित भी तटबंध बनता है। तो ये प्राकृतिक तटबंध है, ठीक है। आगे दोस्तों, ये जो नदी जो है कहीं समतल इलाके में बह रहा है, तो इस तटबंध को पार करके नदी के जो अवसाद है वो क्या करते हैं ना, तटबंध को पार करके किनारे वाले इलाकों में जमा करने लगते हैं अपने अवसाद को, ठीक है। किनारे वाले इलाकों में क्या करते लगते हैं, जमा करने लगते हैं अपने अवसाद को इधर, ठीक है। तो इन्हीं अवसाद से एक मैदान का निर्माण होता है जिसका नाम है जलोढ़ मैदान या बाढ़ का मैदान, ठीक है। क्या नाम है इसका, जलोढ़ मैदान या फिर बाढ़ का मैदान, ठीक है। ये आपको समझ में आगे दोस्तों, यहाँ पे जलोढ़ मैदान और बाढ़ का मैदान क्या होता है, ठीक है। आगे हम लोग नदी देखते हैं। नदी जब अपने अंतिम स्थान पे होते हैं, मतलब अंतिम चरण में होती है, तो नदी क्या करती है, अपने साथ लाए गए अवसादों को
जमा करने लगती है मुहाने पे, ठीक है। एक तो ऊपर से जब जहाँ पे नदी का उद्गम था वहाँ से लेकर के अपरदन करते करते और वो अपना क्षेत्र को जमा मतलब मैदानी काल में कुछ जमा होता है, लेकिन वहाँ पे भी जो अपरदन होता है वो मुहाने पे आके क्या होता है, जमा होने लगता है यहाँ पे। तो जमा होने लगता है तो यहाँ पे क्या होगा दोस्तों, ओवरफ्लो होगा नदी का। तो ओवरफ्लो होगा तो इधर से नदी निकलने लगती है, कभी इधर से नदी निकलने लगती है, यहाँ से निकल रही है, यहाँ से निकल रही है, इधर से निकलने लगता है नदी, ठीक है, इधर से निकलने लगा, ठीक है। तो इसके कारण जो यहाँ पे जो इसके बीच वाला क्षेत्र है, इसका बीच वाला जो क्षेत्र है, तो इसको क्या कहते हैं, इसको हम लोग डेल्टा के नाम से जानते हैं। क्या कहते हैं, डेल्टा के नाम से जानते हैं, डेल्टा, ठीक। और जो ये नदी निकल रही है इधर से, इसको हम लोग वितरिका कहते हैं, ठीक है। साफ साफ शब्दों में दोस्तों, अगर कोई नदी कोई छोटी सी नदी बड़ी नदी में मिल रही है तो उसको हम लोग कहते हैं सहायक नदी, ठीक है। जैसे गंगा की सहायक नदी है यमुना, है ना, गंगा की सहायक नदी है यमुना, गंगा की, ठीक है। उसी प्रकार लेकिन जो है आपका हुगली नदी का हम लोग नाम जानते हैं, तो वो आपका जो गंगा नदी की वितरिका है, ठीक है। क्या है वो, वितरिका है, ठीक है। आपको समझ में आ गया होगा दोस्तों। यहाँ पे आपके बनने वाले मुख्य जो आपके नदी का कार्य और नदी से बनने वाले मुख्य आकृति हैं। आगे हम लोग बढ़ते हैं यहाँ पे पवन के कार्य, ठीक है। क्या आपका, सर यहाँ पे समुद्री तरंग दिया हुआ है, समुद्र के कार्य, ठीक है। समुद्र के कार्य, समुद्र से कौन कौन आकृतियाँ बनती हैं उसके बारे में हम लोग देखेंगे, ठीक। सबसे पहले देखते हैं समुद्र के क्या कार्य है। समुद्र तरंग जो है अपरदन और निक्षेपण तटीय स्थलाकृतियाँ बनाते हैं। समुद्र जो है, समुद्र तो मुख्य भूमि पे तो अपना काम नहीं कर पाएगी, क्योंकि वो समुद्र के किनारे वाले ही काम, समुद्र के किनारे वाले ही क्षेत्र में वो अपना काम करेगी, ठीक है। तो तटवर्ती इलाकों में जो है वो अपने स्थलाकृतियाँ बनाती है। कैसे, तो समुद्र की जो लहरें आती है जो दोस्तों, वो चट्टानों को तोड़ते फोड़ती है। उसके बाद जो जहाँ पे बीच होता है, तट इलाका है, वहाँ पे क्या करती है, समुद्र के जो अवसाद हैं उसको क्या करती है, तटवर्ती किनारे में निक्षेपण करती है। तो यही कार्य है जो अपरदन और निक्षेपण का इसका भी, ठीक है। समुद्री तरंगे जो है लगातार सेलों से टकराती रहती है, सेलों से क्या करती है, लगातार टकराती रहती है, जिससे दरार विकसित होती है और कभी कभी ये टूट जाती है, ठीक। समय के साथ बड़ी और चौड़ी होती जाती है, इनको समुद्री गुफा कहते हैं, ठीक है। ये आपका समुद्र है दोस्तों, ये आपका स्थलीय भाग है, ठीक है, यह एक आपका स्थलीय भाग है, ठीक है। समुद्र की लहरें क्या कर रही है, इसमें बार बार चोट मार रही आ रही है, बार बार चोट मार रही, चोट मारने के कारण यहाँ पे दरार उत्पन्न होता है, दरार उत्पन्न होता है। तो इसके कारण जो यहाँ पे छिद्र बनता है या फिर छिद्र को धीरे धीरे क्या होता है, फोर्स पड़ने के कारण यहाँ पे क्या होता है, चौड़ा हो जाता है, ठीक है। ये आपका चौड़ा हो जाता है और जिसके कारण क्या यहाँ पे होता है, आपका बड़ा और चौड़ा हो जाता है। इसको हम लोग क्या कहते हैं, समुद्री गुफा के नाम से जानते हैं। क्या कहते हैं, समुद्री गुफा के नाम से जानते हैं। कभी कभी क्या होता है दोस्तों, समुद्री गुफा, ये आपका स्थलीय भाग है, ठीक है, ऊंचा उठा भाग। तो समुद्री जो जो आपके तरंगे हैं, लहरें हैं, वो क्या कर रही है, गुफा में भी जा रही है, तो लगातार प्रहार करते करते ये आपका आर पार हो जाता है, ठीक है। उस साइड का समंदर भी दिखने लगता है, इधर का समंदर दिखने लगता है। तो इसके कारण जो ये अब आपका जो आपका ये गुफा बनता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, तटीय मेहराब के नाम से जानते हैं। क्या कहते हैं, तटीय मेहराब के नाम से जानते हैं, समझ गए, तटीय मेहराब के नाम से जानते हैं, ठीक है। लगातार अपरदन से छत, उसके बाद फिर क्या होती है, जब ये लगातार अपरदन के कारण यह क्या होती है, लगातार अपरदन के कारण ये छत टूट जाता है। तो टूट जाने के बाद एक सिंगल चट्टान खड़ा चट्टान नजर आता है। तो इसी चट्टान को हम लोग क्या कहते हैं, स्टेक के नाम से जानते हैं, ठीक है, ठीक है। केवल दीवारें बचती हैं, जो दीवार जैसी आकृति को स्टेक कहते हैं, समुद्री ऊपर ठीक है। ये क्या है आपका, स्टेक के नाम से जानते हैं, ठीक। आगे आपको हम लोग देखते हैं, समुद्री जल के ऊपर लगभग ऊर्ध्वाधर खड़े हुए सेल ऊंचे सेलीय तटों के समुद्री भीरुगु कहते हैं, ठीक है। समुद्र के किनारे में दोस्तों एक ऊंचा खड़ा आपका ऊर्ध्वाधर है, ठीक है, ऊर्ध्वाधर चट्टान खड़ा होता है, ऊंचे सेलीय तट है, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, समुद्री भृगु कहते हैं, समुद्री भृगु, ठीक है। समुद्र के किनारे पर अवसाद जमा होता है, जिसके फूलिन का निर्माण होता है, समुद्री बीच जिसके हम लोग कहते हैं, जैसे आपका मरीन ड्राइव हो गया, मरीन बीच हो गया, ठीक है, मोरियाना बीच हो गया, आपका जुहू बीच हो गया, आपका गोवा के बीच हो गया। तो ये आपका क्या है, तो आपका एक समुद्र के जो अवसाद है, अवसादों के जमा करने और निक्षेपण करने के कारण, ठीक है, उससे एक बना हुआ पुलिन है, ठीक है। पुलिन को हम लोग समुद्री पुलिन को बीच भी कहते हैं। अब हम लोग देखते हैं हिमनद के कार्य, हिमनद किस प्रकार से कार्य करता है, ठीक है, हिमनद किस प्रकार से कार्य करता है। एक इसमें दोस्तों समुद्र के निर्मित तरंग में एक झील का नाम नील दिया गया।
तो ठीक है, समुद्री निक्षेपण के कारण एक झील का निर्माण होता है जिसका नाम है लेगून झील कहते हैं। ठीक है, चिल्का झील आपका दोस्तों भारत का सबसे बड़ा लेगून झील है। ठीक है, समुद्री जल से बना हुआ है। ठीक है, तो याद रखेंगे इसको। इसमें कई सारी आकृतियाँ हैं जो आगे पढ़ने वाले अध्यायों में हम लोग आगे पढ़ने वाले अध्यायों में देखेंगे कि और इसके साथ इतने आकृति के साथ साथ और कौन कौन सी आकृति इससे बनते हैं। ठीक है, वीडियो के अंत तक बने रहे दोस्तों। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर दें दोस्तों, और जितने भी आपके फ्रेंड सर्कल है सबके साथ ये इंपॉर्टेंट वीडियो शेयर कर दें। ठीक है, हिमनद के कार्य। हिमनद किस प्रकार से कार्य करते हैं? हिमनद अथवा हिमानी बर्फ़ की नदियाँ होती हैं। हिमनद क्या है? आपकी हिमानी बर्फ़ की नदियाँ होती हैं। हिमनद अपने नीचे की कठोर चट्टानों से गुलासमी मिट्टी और पत्थरों को अपरदित करती है। ठीक है, हिमनद जो है आपका बहता रहता है। हिमनद जो है वो आपका गतिशील होता है, जिस प्रकार से आपकी नदी गतिशील होती है इसलिए इसका नाम क्या है? हिमनद, हिम की नदी। ठीक है, तो यह क्या करती है? अपने साथ बहती रहती है, तो अपने साथ जो अवसाद है, चट्टानों है, वो सबको भी क्या करती है? बहा के ले जाती है, जिसके कारण जो तल वाला भाग है उसको क्या करती रहती है? अपरदित करते रहती है। ठीक है, चट्टान एक दूसरे से टकराते रहते हैं तो उससे क्या टूटने फूटने का कार्य चलता रहता है। ठीक, तो यहाँ पे देखते हैं नदी होती है हिमनद, जो है बर्फ़ की नदी होती है। हिमनद अपने नीचे कठोर चट्टानों से गुलासमी मिट्टी और पत्थरों को अपरदित कर देती है और गुलासमी मिट्टी और पत्थरों से भूदृश्य का अपरदन करती रहती है। ठीक है, करती है। हिमनद गहरे गर्तों का निर्माण करते हैं। हिमनद क्या करता है? गहरे गर्त का निर्माण करती है। पर्वतीय क्षेत्रों में बर्फ़ पिघलने से उन गर्तों में जब जल भर जाता है तो सुंदर झील बन जाते हैं। ठीक है, हिमनद क्या करते हैं? जो अपने तली वाली इलाका है उसको क्या करता है? एकदम काटते रहता है, गति करते रहता है, काटते रहता है। ठीक, अब काटने के कारण क्या होता है? यहाँ पे एक गहरे गर्त का निर्माण होता है, गहरी खाइयों का निर्माण होता है। अब इन खाइयों में जो है दोस्तों कई सारे जब बर्फ़ पिघलती है तो जब पानी इसमें जल भर जाता है तो सुंदर झील बन जाते हैं। ठीक है, हिमनद के द्वारा लगाए गए पदार्थों जैसे छोटे मोटे बड़े सेल, रेत, तलछट, मिट्टी निक्षेप, इन निक्षेप को हिमनद हिमोड़ के नाम से जानते हैं। ठीक है, हिमनद हिमोड़ क्या? तो हिमनद के द्वारा जो आपका अवसाद है, हिमनद के द्वारा जो आपके काट छाट किए जा रहे हैं उससे काट छाट के करने से जो आपका अवसाद बन रहा है उसको हिमोड़ कहते हैं। ठीक है, और यहाँ जहाँ पे निक्षेपण किया जाता है उसको हिमनद हिमनद हिमोड़ के नाम से जाना जाता है। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं दोस्तों आपके पवन के कार्य। पवन किस प्रकार से आपके कार्य करते हैं? ठीक है, क्या आपने कभी रेगिस्तान देखा है? आपने कभी रेगिस्तान देखा है दोस्तों? बालू के टिब्बे कुछ चित्र एकत्रित करने का प्रयास कीजिए। ठीक है, बालू के टिब्बे का कुछ चित्र एकत्रित करने का प्रयास कीजिए दोस्तों। इसमें भी बहुत सारे चित्र के बारे में नहीं दिया गया है, वर्णन नहीं किया गया है आपके अध्याय में, लेकिन हम लोग आगे आने वाले अध्यायों में कई सारे स्थलाकृतियों के नाम जानेंगे और किस प्रकार से बनते हैं, उसके क्या कार्य हैं, उसके बारे में हम लोग देखने वाले हैं। तो चैनल के साथ जुड़े रहें तो अंतिम समय तक दोस्तों। ठीक है, हम लोग कई सारे एग्जाम्स की तैयारी भी कर रहे हैं साथ में, तो हम लोग आपको बताते रहेंगे। ठीक है, आपने कभी देखा है रेगिस्तान देखा है? बालू के टिब्बे कुछ चित्र एकत्रित करने का प्रयास कीजिए। रेगिस्तान में पवन जो है दोस्तों अपरदन और निक्षेपण का प्रमुख कारण है। पवन जो है आपका क्या है? रेगिस्तान में शुष्क इलाकों में अपरदन और निक्षेपण का प्रमुख कारण है। रेगिस्तान में छत्रक के आकार के सेल देखने को मिलता है। इस छत्रक क्या होता है? आपने छाता देखा दोस्तों? छाता कैसे होता है? ये आपका इस प्रकार से होता है। ठीक है, इस प्रकार से होता है छाता आपका, है ना? तो इस प्रकार की आकृति आपको देखने को मिलता है, छत्रक सेल आपको देखने को मिलता है। कहाँ पे? आपको बरगद के पेड़ के जैसा, मशरूम के जैसा आकृति देखने को मिलता है रेगिस्तान में। ठीक है, यह क्यों सेल कहते हैं? इसको क्या कहते हैं? छत्रक सेल कहते हैं। क्यों कहते हैं? कि जो पवन है दोस्तों, पवन शुष्क इलाकों में बहती है तो अपने साथ धूल मिट्टी उड़ा के ले जाती है ना? पवन अपने साथ क्या कहती है? धूल मिट्टी उड़ा के लेके जाती है। तो धूल मिट्टी उड़ा के लेके जाने के क्रम में क्या करता है? ऊपर आपके जब भारी कण क्या होगा? ज़मीन के आसपास चलेंगे और पतले कण क्या होगा? मतलब ऊपर चलेंगे। ठीक है, तो मोटे कण जो है आपको, जो चट्टान है जो हवा के साथ बह के आ रहा है वह जो है चट्टान के धरातलीय वाले इलाकों को एकदम ज़्यादा अपर्दन करता है, और यहाँ पे क्या होता है? कम अपर्दन होता है। ठीक है, ऊपर वाले इलाके में कम अपर्दन होता है, नीचे वाले इलाके में ज़्यादा अपर्दन होता है। ठीक, जिसके कारण ये आपका आकृति लगातार घर्षण के कारण, अपर्दन के कारण इस प्रकार की छाता के समान आकृति बनती है, इसलिए इसको नाम छत्रक सेल के नाम से भी जानते हैं। ठीक, पवन सेल के ऊपरी भाग में अपेक्षाकृत निचले भाग को आसानी से काटती है, इसलिए इसे सेल का आधार जो है वह संकीर्ण होता है और शीर्ष से जो है विस्तृत होता है। ठीक है, पवन चलने पर अपने साथ एक रेत एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाती है। जब पवन का बहाव रुक जाता है तो ये रेत गिरकर छोटी पहाड़ी बन जाती है। इसको बालू का टिब्बा कहते हैं।
बालू के टिब्बा क्या है दोस्तों, तो जिस प्रकार यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ कई सारे आकृति यहाँ पे देखने को मिल रहा है। जो रेत है दोस्तों हवा के द्वारा बहाया जाता है, तो अपने साथ बहा के लेके जाता है, ठीक है। जिस प्रकार से नदी क्या करती है, अपने साथ अवसादों को क्या करती है, बहा के ले जाती है, उसी प्रकार हवा भी अपने साथ बहा करके लेके जाता है। जब हवा बहना रुक जाता है या फिर हवा का वेग कम हो जाता है, तो उन अवसादों को क्या करता है, जमा कर देता है एक जगह पे, ठीक है। और जमा करने के कारण एक छोटी पहाड़ी का रूप बनता है, जैसे आप देख सकते हैं, ठीक है। तो उसको क्या कहते हैं, बालू का टिब्बा कहते हैं या बालू टिब्बा कहते हैं, ठीक। बालू जब महीन कण हल्का होते हैं तो वायु उठकर अत्यधिक दूर ले जाती है। ये बालू के कण विस्तृत क्षेत्र में निक्षेपित हो जाते हैं, तो इसे लोएस कहते हैं। लोएस क्या है आपका, तो लोएस एक मैदान है जो पवन के द्वारा जो है लाए गए अवसादों, जो बालू है उसके कारण बनता है, ठीक है, ठीक है। चीन में एक मैदान है लोएस निक्षेप से बना है। चीन का लोएस का मैदान सबसे बड़ा आपका जो है एक क्या बोल सकते हैं, लोएस का मैदान है, ठीक है। चीन का मैदान आपका लोएस का मैदान है, कहाँ पे है, चीन में, ठीक। तो यह किससे बना है, तो ये बालू के कण के कारण बना है, ठीक। अब यहाँ पे देखते हैं प्लेटें क्यों घूमती है, प्लेटें क्यों घूमती है। आपका यहाँ पे अभ्यास प्रश्न यहाँ पे शुरू होता है दोस्तों, हम लोगों ने चैप्टर कंप्लीट किया। अब यहाँ से अध्याय जो अभ्यास प्रश्न है आपके शुरू होते हैं। प्लेटें क्यों घूमती है दोस्तों, तो हमने शुरू में पढ़ा कि धरातल के जो अंदर कई सारी ऊर्जा उत्पन्न होती है, ठीक है। आप वहाँ पे धरातल में अंदर जो है मैग्मा है, मैग्मा क्या कर रही है, ठीक है, मैग्मा आपका ऊपर उठ रही है, हीट हो रहा है तो वो क्या होता है, ऊपर उठता है, ठीक है। जिसके कारण क्या होता है, इसमें प्लेटों में भी गति आती है, सामान्य धाराएं विकसित होती है वहाँ पे, जिसके कारण यहाँ प्लेटों में घूमती है। बहिर्जनित बल और अंतर्जनित बल क्या है, तो बहिर्जनित बल जो है आपका दोस्तों धरातल के बाहर मतलब सतह पर ये कार्य करती है, और अंतर्जनित बल क्या है, तो ये आपके धरातल के अंदर कार्य करती है। अपर्दन क्या है, अपर्दन क्या है दोस्तों, तो हवा हो गया, पवन हवा हो गया, आपका पानी हो गया, हिमनद हो गया, तरंग हो गया, इसके द्वारा जो चट्टानों का अपर्दन मतलब चट्टानों का काटा छाटा जाता है और कहीं दूसरी जगह पर बाहर लेके ले जाया जाता है, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, अपर्दन कहते हैं। बाढ़कृत मैदान का निर्माण कैसे होता है, तो जब नदी अपने मैदानी इलाकों में प्रवेश करती है तो उनके जो वेग है उसको स्लो बनाया जाता है, ठीक। तो अपने जो है जल जो भरा रहता है नदी में, तो वो अपने आसपास के इलाकों में क्या होता है, फैल जाता है। तो इसके कारण जो अपने निक्षेप हैं अवसाद हैं उसको क्या करते हैं, वहाँ पे जमा कर देते हैं, ठीक है। तो जमा करने से उसमें वहाँ पे जो है एक मैदान का निर्माण होता है, जो उपजाऊ मैदान होता है उसको हम भारत का मैदान कहते हैं। बालू का टिब्बा क्या है, तो जब नदी जो सॉरी जब पवन क्या है, पवन अपने साथ अवसादों को लेकर के उड़ा के लेके जाता है, तो जब उसका वेग में स्लोपन आता है या धीमा आता है, तो वो एक मतलब वो अपना अवसादों को क्या करने लगता है, जमा करने लगता है, जो एक छोटी पहाड़ी के रूप में देखने को मिलता है, तो उसको हम लोग बालू का टिब्बा कहते हैं। समुद्री पुलिन का निर्माण कैसे होता है, तो समुद्र के पुलिन का निर्माण समुद्री जल जो है अपने अवसादों को क्या करती है, समुद्र के किनारे पे जमा करती है, ठीक है। अवसादों को क्या कर रही है, समुद्र के किनारे पे जमा कर रही है। तो जमा करने से आपका क्या है, एक पुलिन का निर्माण होता है जिसको हम लोग समुद्री पुलिन कहते हैं। एग्जाम्पल में आप मरीन ड्राइव का नाम ले सकते हैं, मरीन बीच नाम लिख सकते हैं, जुहू बीच का नाम लिख सकते हैं, ठीक है। चापाकल झील क्या है, तो चापाकल नदी द्वारा अपर्दन के कारण एक बनने वाली झील है, ठीक। जो आपके क्या होते हैं, मैंने बताया दोस्तों कि जो विसर्प है, जब अत्यधिक मोड़दार विसर्प बनते हैं तो क्या कभी कभी क्या होता है, विसर्प एक दूसरे से मिल जाते हैं और एक किनारे वाला भाग अलग हो जाता है, जिसको हम लोग गाय के खुर के समान आ जाता है, इसलिए गोखुर झील कहते हैं और उसको चापाकल झील भी कहते हैं, ठीक है। इनमें से कौन से समुद्री तरंग की विशेषता नहीं है, समुद्री तरंग की विशेषता क्या कौन सा नहीं है, तो आपका सेल ये किनारे पे आता है, समुद्री गुफा, ठीक है, बनता है, सेल को तोड़ता फोड़ता है, ये किनारे पे अथी करती है, ठीक है, तो सेल हो गया। हिमनद की निक्षेपण विशेषता कौन सी है, हिमनद की निक्षेपण विशेषता कौन सी है, हिमोड आपका हो गया इसका आंसर। पृथ्वी की आकस्मिक गतियों के कारण कौन सी घटना होती है, तो आपका ज्वालामुखी, ठीक है। छत्रक सेल रेगिस्तान में बनते हैं, चापाकल झील नदी घाटी के कारण बनता है। अब यहाँ पे है मैच द फ्लोइंग करना है, ठीक है, सही जोड़े के साथ मिलाना है, ठीक है। पुलिन किससे बनता है, तो पुलिन आपका पुलिन कहाँ बनता है, समुद्री तट में बनता है। बालू का टिब्बा कहाँ आपका, बालू का टिब्बा आपका रेगिस्तान में है, ठीक है ना। भूकंप क्या है, तो भूकंप क्या है आपका, भूकंप पृथ्वी का कंपन करना हो गया, ठीक। जलप्रपात क्या है, तो नदियों के कारण जलप्रपात बनता है, ठीक। उसके बाद आपका हिमनद क्या है, तो हिमनद हम लोग देखते हैं क्या, बर्फ की नदी है, ठीक। विसर्प क्या है, तो नदियाँ विसर्प है, नदियों का विसर्प होता है। आप बालू का टिब्बा हो गया सारा, यहाँ पे मिल गया आपका, ठीक।
कठोर संस्तर सेल आपका यहाँ पे जलप्रपात में कठोर संस्तर सेल होता है। समुद्री भृगु आपका हिमनद के कारण बनता है। ठीक है। छत्रक सेल आपका क्या है, यहाँ पे दिया हुआ नहीं है, लेकिन यहाँ पे आपका यह वायु के द्वारा बनता है। अब यहाँ पे आपका चैप्टर रहता है समाप्त होता है दोस्तों। अगर आप अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें, जितने भी आपके फ्रेंड सर्कल सबके साथ वीडियो को शेयर कर दें दोस्तों। ठीक है। आगे और चैनल को अभी तक आपने हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें। ठीक है। स्कूलिंग एजुकेशन के नाम से टेलीग्राम चैनल है दोस्तों, वो भी आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। और वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।